ऑलराइट, तो हम लोग कल फिनिश कर चुके हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी आर्किमिडीज वगैरह, फ्लोटेशन, फोर्सेस ऑन सबमर्ज, लैमिना वगैरह ये सब देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी फ्लोइंग फ्लूइड की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर फ्लोइंग फ्लूइड को पढ़ना है, तो फ्लूइड को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए फ्लो को, तो फ्लो को डिस्क्राइब करने का एक तरीका तो होगा हर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें, हर पार्टिकल की पोजीशन की बात करें, हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन की बात करें, लेकिन ये तो बहुत ही कम्बरसम होगा, पता नहीं कितने ही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जा रहे इधर से उधर, तो दैट विल नॉट बी वेरी प्रैक्टिकल वे, राइट। उसकी जगह हम फ्लूइड एलिमेंट्स की बात करें, फ्लूइड कॉन्टिन्यूम की बात करें कि इस क्रॉस सेक्शन पे ऑन एन एवरेज कितनी वेलोसिटी है, एवरेजेस में बात करना ज्यादा प्रैक्टिकल है, राइट। तो फ्लूइड फ्लो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मैंने क्या लिखा, a typical fluid in a typical fluid very huge number of particles are involved, and accordingly describing fluid flow in terms of motion of individual particles will be cumbersome. For most applications we are not interested in exact motion of individual particles, so we visualize the flow to be a continuum of moving and deforming fluid elements. हम ऐसा मानते हैं कि कोई फ्लूइड एलिमेंट है, वो चलते भी जा रहा है, उसकी शेप चेंज होती जा रही है, डिफॉर्म होते जा रहा है, इस तरह से हम देखते हैं, लाइक अ कॉन्टिन्यूम, समझ गए, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। कॉन्टिन्यूम मतलब समझते हो ना, जैसे कि एक लगातार कोई चीज है विदाउट एनी वॉइड्स, कोई लगातार इस तरह से कोई सॉलिड, मतलब नॉट सॉलिड, वैसे तो लिक्विड है बट कोई वॉइड्स नहीं है, कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है, बस ऐसे जुड़े जुड़े चल रहे हैं इस तरह से, और वो वॉल्यूम डिफॉर्म होते जा रही है जैसे जैसे आगे जा रही है, ठीक है, ओके। Accordingly, we describe the fluid flow in terms of flow field variables such as velocity as a function of x, y, z and t. हम बात कर सकते हैं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं, एक जनरल स्पेस में x, y, z, t पे क्या वेलोसिटी, इस तरह की बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, तो वो कॉन्टिन्यूम की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे तो हो सकता है वहां पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट ही ना हो, वहां पे उस टाइम पे वॉइड हो, ये भी हो सकता है, बट हम एक कॉन्टिन्यूम की तरह विजुअलाइज करते हैं और उससे हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो हम फील्ड्स की बात करते हैं, वेलोसिटी फील्ड हो गया, प्रेशर फील्ड हो गया। बाय द वे फील्ड मतलब क्या होता है, मैथ्स में कोई भी चीज एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होती है, यानी स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, उसको फील्ड कह देते हैं। खाली स्पेस का फंक्शन भी फील्ड हो सकता है, तो ये मत सोचना यार ये फील्ड क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना था, ग्रेविटेशनल फील्ड सुना था, ये वेलोसिटी फील्ड का क्या मतलब है। वेलोसिटी फील्ड मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज अ स्पेसिफाइड एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। You can also have a temperature field, you could have a density field, समझ गए। फील्ड का मतलब सिंपली है कोई भी चीज एक्स वाई जेड और टी के टर्म्स में लिखी हुई है, तो वो वेक्टर फील्ड्स भी हो सकते हैं, वो स्केलर फील्ड्स भी हो सकती है। जैसे डेंसिटी फील्ड विल बी अ स्केलर फील्ड, टेंपरेचर विल बी अ स्केलर फील्ड, वेलोसिटी फील्ड विल बी अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। प्रेशर फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, डेंसिटी फील्ड, एक्सेलरेशन फील्ड एटसेट्रा। अ फील्ड वेरिएबल एसोसिएटेड विद फ्लो में आइदर बी अ स्केलर सच एज प्रेशर और डेंसिटी, और अ वेक्टर सच एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आई सभी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो बेस्ड ऑन डायमेंशन। एक्चुअली फ्लूइड फ्लो के कई क्लासिफिकेशंस हैं, और जेई के पर्पस से हम कोई स्पेसिफिक टाइप के ही फ्लूइड फ्लो से डील करेंगे, हर तरह के फ्लूइड फ्लो से डील नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लूइड फ्लो कैन गेट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और जनरल फ्लूइड फ्लो की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत खतरनाक डिफरेंशियल इक्वेशन लगती है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन कुछ तरह के फ्लूइड फ्लो हम देखते हैं, अलग अलग तरह के कैसे फ्लूइड फ्लो होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसको एनलार्ज करता हूँ, दिस आर टू डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे टेपरिंग पाइप में जा रहा है, तो तुम्हें पता है जैसे टेपर होते जा रहा है पाइप, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो जैसे जैसे आगे जाओगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, इज इट नॉट? इन जनरल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो पतले सेक्शन में ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, अगर उसी रेट से फ्लो रेट से, तुम्हें पता है एरिया इनटू वेलोसिटी और तो वेलोसिटी तो यानी इसका मतलब क्या, एक्स का फंक्शन तो है ही है। उसके अलावा अगर मेरा फ्लूइड विस्कस हो गया, तो पाइप के टच में जो होता है वो धीरे धीरे चलता है फ्लूइड, और जो सेंटर में होता है वो तेज चलता है फ्लूइड, तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी आर का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है, तो इट्स अ टू डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो। समझ में आई बात की नहीं? टू डायमेंशनल क्योंकि आर और एक्स दोनों का फंक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये वन डायमेंशनल फ्लो है। क्यों? यहाँ पे वेलोसिटी केवल आर का फंक्शन है। जैसे समझो कोई विस्कस लिक्विड शहद वगैरह मान लो फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, तो दीवारों के पास में तो वेलोसिटी टेंडिंग तो जीरो ही होती है, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी होती है, और सेंटर में तेज वेलोसिटी से फ्लो करता है फ्लूइड। तो ये क्या हो गया, ये मेरा वन डायमेंशनल फ्लो हो गया कि वेलोसिटी जो है केवल आर का फंक्शन है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं नॉन डायमेंशनल फ्लो की, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना तो आर का फंक्शन है ना एक्स का फंक्शन है। ऐसा फ्लो कब होगा, जब नॉन विस्कस फ्लूइड से हम डील कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में हम करेंगे। इसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कस फ्लोज की भी बात करेंगे, बट विस्कस फ्लोज विल कम अंडर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो वहां पे विस्कस फ्लोज की बात करेंगे। इधर जितना भी फ्लो होगा सब नॉन विस्कस मान के चलेंगे।
ठीक है, अनलेस कहीं एक आध जगह मैंने इंट्रोड्यूस करने की कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। तो समझ में आया ना डायमेंशनल इसके बेसिस पे कितने डायमेंशन का फ्लो है उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड, द फ्लोज कैन बी क्लासिफाइड एज टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल, जैसे कि एक ही फिगर से समझाया। There can also be three dimensional flows where velocity depends on all the three directions x, y, z और t, सबका x, y और z तीनों का ही फंक्शन है वेलोसिटी, ठीक है। However, for JEE purpose, we'll be mostly dealing with flows being uniform over a given cross section of pipe, except in viscosity where radial velocity variation will also be considered. By the way, uniform flow का मतलब क्या होता है? पाइप के क्रॉस सेक्शन में एक गिवन क्रॉस सेक्शन में एक वेलोसिटी हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं फिजिक्स में, एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म, दूसरा वर्ड होता है स्टेडी। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा, और स्टेडी का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो यूनिफॉर्म फ्लो का ये मतलब है कि गिवन क्रॉस सेक्शन में एक वेलोसिटी, अगले क्रॉस सेक्शन में कुछ अलग हो सकती है, तो इस सेंस में यूनिफॉर्म है, ये नहीं कि हर जगह सेम है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है एक गिवन क्रॉस सेक्शन पे सब जगह सेम वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आई बात, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लो जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो सोचो नल मैंने चला दिया, नल के साथ कोई होस लगा दिया और नल को मैंने कांस्टेंट लेवल पे खोल रखा है, तो फिर इसके अंदर वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा पानी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने नल में पाइप को जोड़ा, पहले थोड़ा सा खोला हुआ है नल, और नल को लगातार मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, खोलते जा रहा हूँ, खोलते जा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? टाइम के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज होने लग जाएगी, राइट। अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो देन इट इज एन अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेडी ये क्या है? स्टेडी भी है और यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी वेलोसिटी बाउंड्री के पास है उतनी सेंटर में भी है, तो इसलिए तो यूनिफॉर्म है। और स्टेडी फ्लो इसलिए क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर अनस्टेडी फ्लो होता तो टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी वेरी करती रहती, ठीक है, ओके, ठीक है। वेलोसिटी जो है मेंटेन है। और ये क्या है हमारा? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्यों? टाइम के साथ तो किसी जगह पे वेलोसिटी वही की वही है, लेकिन एक ही क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी, तो दिस स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आया व्हाट इज स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म? तो समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म होता है क्रॉस सेक्शन के ऊपर सेम है कि नहीं, उससे डिसाइड होता है। स्टेडी क्या होता है? टाइम के साथ सेम है कि नहीं। If the velocity at any point in a tube does not change with time, the flow is said to be steady. Steady flow can be further classified as uniform or non-uniform. समझ में आ रहा होगा। The velocity is constant. If the velocity is constant over cross section of the tube, the flow is steady. If it varies with choice of point at a given cross section, we call it non-uniform flow. In our study for JEE, we will be mostly dealing with steady flows. Steady और uniform flow से ज्यादातर हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो रहा। वो पार्टिकल यहाँ पे तो उसकी कुछ और वेलोसिटी है और आगे पहुंच गया तो ऑब्वियसली सकरा हो गया पाइप, तो ज्यादा वेलोसिटी होगी। नॉट चेंजिंग विद टाइम का मतलब है कि इसी पॉइंट पे बाद में कोई और पार्टिकल आएगा तो वो पार्टिकल भी इस पॉइंट को इसी स्पीड से क्रॉस करेगा। यानी ट्यूब के रिलेटिव जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ट्यूब के रिलेटिव स्पेस के पॉइंट पे जो भी जितने पार्टिकल्स निकलेंगे सब सेम स्पीड से निकलेंगे, तो हम कहेंगे वो फ्लो स्टेडी है। अभी क्लैरिटी हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो आई होप इट इज क्लियर स्टेडी फ्लो का मतलब, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो की। तो अनस्टेडी फ्लो क्या है? तो टाइम टी पे हमारा देखो वेलोसिटी वेक्टर छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे वेलोसिटी वेक्टर दिख रहे हैं टाइम टी पे, ठीक है। और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे ये वेलोसिटी वेक्टर्स बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए? क्योंकि यहाँ पे इसको नॉब को खोल दिया होगा, खोल दिया तो फिर वेलोसिटी वेक्टर्स बड़े हो गए। तो ये क्या है? अनस्टेडी है लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि समझ गए ना, क्रॉस सेक्शन पे सेम ही है, ठीक है। तो दिस इज रादर बोलें तो दिस इज अनस्टेडी यूनिफॉर्म नॉन डायमेंशनल फ्लो एक्चुअली, अगर पूरा अच्छे से हमें बोलना है तो। और यहाँ पे क्या है? ये भी अनस्टेडी फ्लो है। देखो तो पहले वॉल थोड़ा खोला हुआ था तो छोटे छोटे वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, राइट, रिलेटिवली ऐसा हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है। और जब ज्यादा खोल दिया वॉल तो बड़े बड़े वेक्टर्स हो गए रिलेटिवली, टी प्लस डेल्टा टी पे। तो ये अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, समझ गए, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा डील नहीं करना है हमको, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि किस किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन ट्यूब वेरीज विद टाइम, द फ्लो इज सेड टू बी अनस्टेडी। अनस्टेडी फ्लोज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म अनस्टेडी फ्लोज, जैसे कि अभी मैंने फिगर से दिखा दिया। समझ में आया? क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो बेस्ड ऑन फ्रिक्शनल इफेक्ट्स। तो देखो तीन तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है लैमिनर फ्लो, एक होता है ट्रांजिशन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये क्या है अभी ध्यान से समझना। इनफैक्ट एयरक्राफ्ट जब चलता है तो तुम लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि टर्बुलेंस हो गई तो अपनी सीट की पेटियां बांध लें। तो टर्बुलेंस है क्या वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो लैमिनर फ्लो क्या होता है, जब लेन ड्राइविंग चल रही है, यानी समझ गए, फ्लूइड के पार्टिकल्स अपने अपनी लाइन में चल रहे हैं, लाइन बना के चल रहे हैं, यानी कंसेंट्रिक लेयर्स हो सकती है, जैसे अगर मान लो सर्कुलर पाइप है, तो सर्कुलर पाइप में बाहर वाले पार्टिकल्स जो अपनी लेयर में ही बाहर चल रहे हैं, उसके अंदर वाले पार्टिकल्स अपनी लेन में चले जा रहे हैं, उससे अंदर वाले पार्टिकल्स अपने आप अपनी लेन में चले जा रहे हैं। तो जब इस तरह से लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर अपनी लेयर को मेंटेन करते हुए पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो उस तरह के फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। समझ गए, लैमिना का मतलब लेयर भी होता है, और जनरली रोटेशनल मैकेनिक्स में तो हम फ्लैट सरफेसेस को लैमिना बोलते हैं। तो लैमिनर फ्लो इज समवॉट लाइक कि लेयर बाय लेयर फ्लो चल रहा है, समझ गए, तो वो लैमिनर फ्लो हुआ। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जब जिगजैग ड्राइविंग चल रही है, मतलब कोई अभी लेफ्ट लेन में आ गया, फिर जिगजैग करके, फिर ऐसे ऐसे करके, समझ गए, ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके चल रहा है, तो अपने लेयर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं पार्टिकल्स, देयर इज लॉट ऑफ मिक्सिंग हैपनिंग बिटवीन लेयर्स, तो है ही नहीं, मतलब समझ गए ना, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके कैसे भी रैंडम इधर उधर टकरा टकरा के चल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो जनरली जैसे यहाँ पे देखो, स्मोक जब राइज होना शुरू होता है तो इनिशियली कम वेलोसिटी होती है, और उसके बाद बॉइंट फोर्स लगते लगते जैसे ऊपर जाता है तो कुछ कुछ वेलोसिटी बढ़ जाती है, मिक्सिंग वगैरह चालू हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, तो जब कैंडल को जैसे तुमने बुझाया, तो शुरू शुरू में यहाँ पे नीचे में देखोगे तो तुमको ये लैमिनर फ्लो का रीजन दिख रहा है, और ऊपर में क्या, ऊपर में टर्बुलेंट फ्लो का रीजन दिख रहा है। बीच में जो है ये ट्रांजिशन फ्लो है, यानी कुछ लोग तो अपनी लेन को मेंटेन किया और कुछ लोग जिगजैग चलने लग गए, समझ गए नहीं। तो दिस इज द ट्रांजिशन फ्लो, तो ये दिस इज बेस्ड ऑन द फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, ठीक है। जनरली हाई वेलोसिटी होती है तो जिगजैग फ्लो ज्यादा होता है, तो इसके बारे में विस्कोसिटी में ज्यादा बात करेंगे हम लोग। इसके बारे में एक्चुअली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसके अलावा फ्लूइड की स्टिकीनेस पे भी डिपेंड करता है, यानी उतनी वेलोसिटी पे शहद चल रहा है या उतनी ही वेलोसिटी पे पानी चल रहा है, तो शहद का फ्लो लैमिनर होने का ज्यादा लाइक्लीहुड है। जब स्टिकी फ्लूइड्स होते हैं तो वो लैमिनर होने का ज्यादा लाइक्लीहुड होता है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिनोल्ड्स नंबर, तो रिनोल्ड्स नंबर इज रिलेटेड टू डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डायमीटर ऑफ द पाइप, अगर पाइप में चल रहा है, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, वो स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में विस्कोसिटी में हम फॉर्मली पढ़ेंगे। तो बट समझ में आया ना टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो एक्चुअली एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस क्या होती है, नॉर्मली एयरक्राफ्ट या कोई भी बॉडी में हम चाहते नहीं कि टर्बुलेंट फ्लो हो, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो जब होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी का बहुत लॉस होता है, पार्टिकल्स को टकराने में काफी एनर्जी जाती है, कोलिजन जब हो रहे होते हैं। तो एयरक्राफ्ट जब नॉर्मली चल रहा है तो एयरक्राफ्ट के फ्रेम से चलो, तो एयरक्राफ्ट के फ्रेम से देखो तो एयरक्राफ्ट तो वहीं पे है, विंड चल रही है उसके अराउंड। अब विंड जो है या तो उसके अराउंड स्ट्रीम लाइंस में जा सकती है, स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब वही लैमिनर फ्लो, तो विंड नीट लैमिना में जा सकती है, या फिर विंड का फ्लो जो उसके रिलेटेड टर्बुलेंट हो सकता है। तो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो फिर एयरक्राफ्ट में भी कुछ शेकीनेस आती है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी का ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए गाड़ियों की शेप भी इस तरह की बनाई जाती है कि टर्बुलेंट फ्लो ना हो। कभी भी तुमने गाड़ी ऐसे नहीं देखी होगी कि उसका मत्था बस फ्लैट कर दिया, मतलब ठीक है ट्रक्स के लिए होता है, ट्रक्स की अलग बात है, बाकी जो भी अच्छी गाड़ी होती है नॉर्मली उनके शेप जो होती है हमेशा ऐसे करके ऐसे स्मूथ प्रोफाइल लिए होती है, देखिए हर एक कार की प्रोफाइल जो होती है ऐसे ऐसे करके स्मूथ प्रोफाइल होती है। वो इसलिए होती है ताकि प्रॉपरली जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे अपनी लेयर वाइज फ्लो कर सके उसके अराउंड, नहीं तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो में फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एयर की, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर गाड़ियां हमेशा स्ट्रीमलाइन की जाती हैं, और ऑब्वियसली मछलियों की शेप तो तुमने देखी है, स्ट्रीमलाइन ही होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब स्मूथली वेरिंग कंटूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झटके से बम्प्स आ गए उसके ऊपर। तो दैट इज जनरली प्रेफर्ड फॉर लेस लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, स्ट्रीमलाइन फ्लो में कम लॉस होता है मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। ओके, तो पढ़ देता हूँ फटाफट। When fluid particles move in form of neat layers such as concentric layers and cylinders or laminas along plane surfaces, we call the flow laminar. In this type of flow, each particle remains confined to its layer. ठीक है। Turbulent flow के at high velocities या low viscosities, fluid particles tend to follow erratic paths, thus leading to a mixing of fluid. This type of flow is called turbulent flow. ठीक है। Transition flow क्या होता है? Region in which both turbulent and laminar flow coexist is called ट्रांजिशन फ्लो। तो समझ में आया फ्रिक्शनल इफेक्ट्स के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो स्ट्रीम लाइंस पढ़ना है। स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, जैसे अगर मान लो पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो हम हर पार्टिकल का वेलोसिटी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ पे वेक्टर ऐसे ऐसे दिखा दिया, ठीक है। कहीं पे ज्यादा वेलोसिटी पड़ा होगा, कहीं पे छोटा वेलोसिटी वेक्टर होगा, तो या तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर दिखा दें या फिर उन वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ने वाली लाइंस बना दें, समझ गए। तो स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, जैसे ये मान लो कोई सिलेंडर है, जैसे नदी में कहीं पे या कहीं पे किसी भी फ्लो के अंदर बीच में मैंने सिलेंडर डाल दिया, तो क्या होगा, सिलेंडर के थ्रू तो निकल नहीं सकता पानी, तो इसके बाजू बाजू में ऐसे करके निकल रहा होगा। तो जैसे पानी निकल रहा है तो कहीं पे ज्यादा वेलोसिटी कहीं पे कम वेलोसिटी। तो स्ट्रीम लाइंस क्या होता है, एक तरीका होता है विजुलाइज करने का फ्लूइड फ्लो को,
स्ट्रीमलाइन देखो यहाँ पे डेंस हो गई ज्यादा, दिख रहा है यहाँ पे पास पास आ गई स्ट्रीमलाइन उस रीजन में, जो रीजन में पास पास आ गई स्ट्रीमलाइन, तो जहां पे स्ट्रीमलाइन पास पास आ गई इसका मतलब क्या, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी बताती है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा या कम है, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन की जो टैंजेंट है वो हमको क्या बताती है, वो लोकल फ्लो वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है। जैसे यहाँ पे अगर पता करना है तो ये लोकल वेलोसिटी डायरेक्शन। अब मैं स्ट्रीमलाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइंस की जो टैंजेंट है वो क्या बताती है, स्ट्रीमलाइंस की टैंजेंट बताती है लोकल वेलोसिटी की डायरेक्शन, और उनकी डेंसिटी क्या बताती है, कितनी ज्यादा वेलोसिटी है। स्ट्रीमलाइन जहाँ पे क्राउडेड है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, जहाँ पे दूर दूर है वहां पे वेलोसिटी कम है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लो अराउंड द सिलेंडर। बाकी ड्रॉ करने को तो वेलोसिटी फील्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट जनरली ये मतलब ठीक है आजकल सॉफ्टवेयर में ये भी ऑप्शन होता है, बट ज्यादातर हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में स्ट्रीमलाइन से डिस्क्राइब करते हैं फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो क्या लिखा, streamlines are drawn in a flow field to visualize the velocity variation at various points, ठीक है। The density of streamlines is proportional to the magnitude of local velocity while their tangent gives the direction of the velocity at that location. Streamlines never intersect each other. Whenever streamlines have to take a U-turn due to some obstacle, the local velocity is zero and such a point is called stagnation point. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके थ्रू तो जा नहीं सकती, तो स्ट्रीमलाइन को यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अगर बहुत पास में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे यू टर्न लेके ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा पानी को इधर। तो जो भी यू टर्न का पॉइंट है जहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। वहां पे यू टर्न जहाँ पे भी होगा तो वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। काइनेमैटिक्स में देखा था जहाँ पे भी रिवर्सल होता है वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना स्ट्रीमलाइंस किस तरह से ड्रॉ की जाती है, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइंस के साथ में एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रीम ट्यूब। तो स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस को स्ट्रीम ट्यूब कह देते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो, ये देखो कई सारी स्ट्रीमलाइंस जा रही है ना ऐसे, हो सकता है पाइप मेरा और बड़ा हो, उस पाइप में से मैंने कुछ आइसोलेट कर लिया बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, तो ये बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस जो मेरा क्या कहलाता है, स्ट्रीम ट्यूब। लैमिनर फ्लो है तो स्ट्रीम ट्यूब डिफाइन होगी ना, उसको ऐसे मान सकते हैं कि आगे एक पाइप के अंदर एक और पाइप है, स्ट्रीम ट्यूब को ऐसे सोच सकते हैं अपने आप, क्योंकि वो तो उसी के अंदर कन्फाइंड है। लैमिनर फ्लो तो उसी स्ट्रीम ट्यूब के अलॉन्ग चल रहे पार्टिकल, राइट। तो एक तरह से पाइप के अंदर पाइप, जैसे या सोच सकते हैं कि पाइप को बहुत सारे पाइप को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है, पाइप के अंदर बहुत सारे पाइप्स हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, ठीक है। क्या लिखा, अ बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस दैट सराउंड्स अ गिवन रीजन ऑफ फ्लो फॉर्म्स द स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। In case of laminar or streamlined flow, the fluid flows through stream tube as if it were actually a curved pipe or conduit, ठीक है ना। तो पाइप तो मेरा हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन इसके अंदर पानी के पार्टिकल्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं कि जैसे सच में यहाँ पे कोई इसकी बाउंड्री हो, क्योंकि इसको क्रॉस करके कोई बाहर नहीं निकलने वाला। टर्बुलेंट फ्लो होता तो इस तरह की बात नहीं कर पाते, ठीक है नहीं। तो स्ट्रीम ट्यूब क्या है, जैसे कि सच में कोई पाइप या कंड्यूट हो। The place where the stream tube is narrow, the fluid flows faster. ये अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ पे नैरो होगा वहाँ पे तेज तेज चलेंगे, इसीलिए यहाँ पे देखो क्राउडिंग हो रही है स्ट्रीमलाइंस की, वहां पे दूर दूर है स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। तो प्लेस वेयर स्ट्रीम ट्यूब, हाँ ठीक है, द फ्लूइड फ्लो फ्लोज फास्टर, दिस फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे सिलेंडर के क्रॉस फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रीम ट्यूब ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यहाँ पे नैरो हो गई स्ट्रीम ट्यूब, तो यहाँ पे फास्ट है, उसके बाद फिर से स्लो हो गया। तो समझ में आ गया सभी को स्ट्रीम ट्यूब क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन मतलब क्या है, यानी अगर कोई स्ट्रीमलाइन है तो एक्स वाई प्लेन में, अगर मान लो टू डायमेंशनल फ्लो जैसा है हमारा एक्स वाई प्लेन में, तो कुछ तो इक्वेशन भी होगी ना इसकी। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई पता है मुझे, और वेलोसिटी फंक्शन से स्ट्रीमलाइन फंक्शन में निकालना चाहता हूँ, तो मुझे पता है स्ट्रीमलाइन का स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पे मान लो ये लोकल वेलोसिटी वेक्टर कैपिटल वी वेक्टर है, तो इसका कुछ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसको यू बोल दिया, और वर्टिकल कंपोनेंट उसको स्मॉल वी बोल दिया, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक से लिया है, वो इसी तरह से सिंबल्स यूज करता है। मैं वैसे प्रेफर करता वी एक्स एंड वी वाई, बट ठीक है ये अच्छा ग्राफिक लिखा, आदत ही रखता मैंने। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यू बोला है, वर्टिकल कंपोनेंट को स्मॉल वी बोला, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा तो सिंपली दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो समझ गए, तो ये tan थीटा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वही लिख दिया dy बाय, और tan थीटा तो dy बाय dx भी लिख सकते हैं, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, सीधे v बाय u के बराबर हो जाएगा। अब मान लो मेरे को v भी एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y पता है, और u भी एज अ फंक्शन ऑफ x y पता है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना, x और y में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, उसको उठा के इंटीग्रेट कर लूंगा, जिस भी पॉइंट से पासिंग स्ट्रीमलाइन पता लगानी है उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दूंगा, और मेरे पास स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्या लिखा, कंसीडर पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन इन द xy प्लेन, the local velocity vector is always directed along the streamline। तो ये streamline है, इसके along velocity vector directed है। Thus by resolving velocity vector into x and y components, it can be readily seen that dy by dx is equal to v by u, where u and v are x and y components of velocity respectively।
If we know the velocity field, then we can easily find the equation of any streamline by integrating this differential equation. ठीक है, and setting the arbitrary constant to satisfy the point through which streamline is required. उसको जिस पॉइंट से स्ट्रीमलाइन चाहिए उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे. आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे ना, तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स ऐसे होने चाहिए उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे जिसके थ्रू स्ट्रीमलाइन चाहिए. ठीक है, तो अभी मेरे पास जैसे ये एग्जांपल है, सब लोग ध्यान से देखो. स्टेडी टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड इज गिवन एज v इज 0.5 प्लस 0.8x i कैप प्लस 1.5 माइनस 0.8 y j कैप. ये मेरे को वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है. ठीक है, फाइंड पार्ट ए स्टैग्नेशन पॉइंट, पार्ट बी फैमिली ऑफ स्ट्रीमलाइंस. तुम लोगों ने फैमिली ऑफ कर्व्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जैसे फैमिली ऑफ पैराबोला या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से पढ़ा होगा, राइट. फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होते हैं, सारे के सारे मेंबर्स एक आर्बिट्री कांस्टेंट को चेंज कर करके डराइव किए जा सकते हैं. तो फैमिली ऑफ स्ट्रीमलाइंस निकालनी है और स्टैग्नेशन पॉइंट निकालना है. जल्दी से करो. स्टैग्नेशन पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पे वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो. जल्दी से करो. ठीक है, इसको मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ. तो स्टैग्नेशन पॉइंट पे तो वेलोसिटी वेक्टर को जीरो करना, तो बस इसको जीरो रख दो. इसका एक्स क्वेश्चन अलग से जीरो, वाई क्वेश्चन अलग से जीरो, तो स्टैग्नेशन पॉइंट तो इमीडिएटली आ जाएगा. ठीक है, सिंपल सा ही काम है. तो ये आ गया होगा तुम लोगों का स्टैग्नेशन पॉइंट. इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रीमलाइन की क्या होगी, तो dy by dx क्या होता है हमारा, vy by vx होता है. यानी इसके नोटेशन में बात करते हैं स्मॉल v अपॉन u. तो vy मेरा कितना है, वो 1.5 माइनस 0.8y है, और vx कितना है 0.5 प्लस 0.8x. तो बड़ी सिंपल सी वेरिएबल से वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है. वेरिएबल्स को इधर उधर करो, लॉग में चला जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग. अब ये आ गई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेट कर दी वेरिएबल्स. अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ उठा के, तो क्या आएगा 1 अपॉन 0.8 ln ऑफ 0.8x प्लस 0.5. और इसको चाहो तो इस तरफ लेके आ जाओ, यानी प्लस, समझ गए होगे. या तो राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन माइनस 0.8 लिखो, नहीं तो राइट हैंड, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पे लगा के माइनस की जगह प्लस लिखो. समझ में आ रहा हो ना क्या किया, इस साइड ही लिख दिया. तो प्लस 1.8 1 अपॉन 0.8 log ऑफ 0.8y माइनस 0.8y प्लस 1.5 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई. अब log a प्लस log b log ऑफ a b कर सकते हो, तो उन दोनों को कंबाइन कर दिया. तो 1 अपॉन 0.8 इंटू लॉग ऑफ दिस इंटू दिस इज कांस्टेंट. अब किसी चीज का लॉग कांस्टेंट है तो वो चीज भी कांस्टेंट ही होगी ना. लॉग ऑफ कांस्टेंट ही तो कांस्टेंट के बराबर होगा. तो मैंने क्या किया, इस 0.8 को उधर ले जाओ, तो 0.8 सी हो गया. बट सी तो एनीवे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. फिर e की पावर चढ़ा दो दोनों तरफ, एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट. इसका मतलब क्या, मैं स्ट्रीमलाइंस की इक्वेशन को सीधे क्या लिख सकता हूँ, 0.8x प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.8y प्लस 1.5 इज इक्वल टू कांस्टेंट. और तुम लोग ध्यान से सोचो, तो ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस फॉर्म का होता है, xy इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म का होता है, राइट. बस ये है कि ओरिजिन शिफ्टिंग हो रखी है, बट फॉर्म तो इसका वही है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, राइट. तो यहाँ पे क्या आएंगे हमारे स्ट्रीमलाइंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे आएंगे. xy इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का ग्राफ होगा, बस ओरिजिन कहीं पे और होगा. ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो फर्दर ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट ही है ना. इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, 0.8 स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, यानी माइनस 0.8 स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को. तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5/8 इंटू वाई माइनस 15/8 इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब तुम लोग देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद अ शिफ्टेड ओरिजिन, इज इट नॉट. ये इक्वेशन, तो मेरी स्ट्रीमलाइंस की फैमिली आ गई, राइट. दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इट इज प्लॉटेड इन द फिगर अबव. तो यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है इस फिगर में इसको. तो ये जो है, ये मेरा स्टैग्नेशन पॉइंट है. देख सकते हो x पे ये जो भी हमारा वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट माइनस 0.625 होगा यहाँ पे, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 जो भी है 875. ये मेरा स्टैग्नेशन पॉइंट है, और ऐसी ऐसी करके मेरी स्ट्रीमलाइंस की फैमिली आ गई, राइट. इस तरह की स्ट्रीमलाइंस अगर प्लॉट करोगे तो. ठीक है, बाय द वे ये जो मैंने दिया है ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये एक्चुअली किसी रियल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. ये जो है ना, अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है मेरा, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के का इनलेट है, ऊपर नीचे से अगर पानी आ रहा है, तो जनरली इसके माउथ के पास में वाकई में इस तरह का फ्लो हमारा एग्जिस्ट करता है. तो वही लिखा है, फ्लो फील्ड नियर द बेल माउथ inlet of a hydroelectric dam, a portion of velocity field example may be used as a first order approximation of this physical flow field. The shaded region corresponds to the streamline plot. तो हमने इस रीजन को प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रीमलाइन प्लॉट को. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, मतलब एग्जैक्टली ऐसा फ्लो नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऐसा फ्लो होता है. बेल माउथ क्या होता है, डैम के अंदर कहीं पे पानी जा रहा होगा, तो उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसको बेल माउथ बोला जाता है. तो इस फ्लो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इसको देख लो, कुछ डाउट है तो बोल दो अभी. इसके बाद अगला आइडिया हम पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल एक्सेलरेशन इन फ्लूइड फ्लो. तो ये पार्टिकल एक्सेलरेशन मतलब हम मटेरियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो तो समझ में आएगी बात. दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं. एक तो है कि जैसे मान लो मैं नॉब को खोलते जा रहा हूँ,
तो किसी गिवन पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। वो उसका मतलब क्या होगा कि उस गिवन पॉइंट पे एक पार्टिकल था, वो किसी और वेलोसिटी से निकला, अगला पार्टिकल किसी और वेलोसिटी से निकला, अगला पार्टिकल किसी और वेलोसिटी से निकले। तो ये मटेरियल एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ तो पार्टिकल ही चेंज होते जा रहा है। ये तो स्पेस के पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नॉट मटेरियल एक्सेलरेशन। मटेरियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक पार्टिकल उसकी टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ध्यान से समझना, अगर मेरा फ्लो स्टेडी है तो भी पार्टिकल का मटेरियल एक्सेलरेशन होगा। क्यों, सकरा होता जा रहा है पाइप, बेशक टाइम के साथ मैंने नॉब को फर्दर खोला नहीं, फर्दर बंद नहीं किया, उतना ही नॉब खुला हुआ है और ये जाते जा रहा है पानी, तो फ्लो तो फिर भी स्टेडी है। लेकिन वाइड सेक्शन से नैरो सेक्शन में जब जा रहा है पार्टिकल, तो एक्सेलरेट होगा कि नहीं। एक तो पार्टिकल जो है टाइम, पार्टिकल जो है अनस्टेडी होने की वजह से, मतलब एक तो ये है कि टेपरिंग की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, इवन इन द इफ द फ्लो इज स्टेडी, राइट। फॉर दैट मैटर, अगर हमारा मान लो पार्टिकल का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो दूसरा एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, पार्टिकल का नॉब खोलते जाओ उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन आ सकता है, राइट। इसका मतलब क्या, पार्टिकल के मटेरियल एक्सेलरेशन में दोनों तरह के टर्म्स बनेंगे। एक टाइम की वजह से, अगर टाइम की वजह से फ्लो चेंज होते जा रहा है उसका भी टर्म बनेगा, और एक स्पेस की वजह से टेपरिंग वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से भी बनेगा, इज इट नॉट। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे अभी हम उसको पढ़ते हैं। मटेरियल एक्सेलरेशन का मतलब समझे ना, मटेरियल एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन, आई मीन जो dv by dt एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा उससे डिफरेंट है। मटेरियल एक्सेलरेशन मतलब मटेरियल का एक्सेलरेशन, समझ गए, फ्लूइड के पार्टिकल का एक्सेलरेशन, दैट इज द मटेरियल एक्सेलरेशन। तो कैसे लिख कर सकते हैं उसके बारे में देखो। तो लेट v of x y t represent velocity of a fluid flow field, टू डायमेंशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। Now suppose the particle goes from x, y to x plus dx, y plus dy। तो यहाँ पे था पार्टिकल और मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंच गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या x plus dx और y plus dy, और टाइम कितना बीत चुका, dt टाइम बीत चुका, t plus dt पे यहाँ पे टाइम t पे यहाँ पे था फ्लूइड पार्टिकल, ओके, ठीक है। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, dv वेक्टर क्या होगा। तो ये थोड़ी दिन पहले, शायद एक दो दिन पहले मैंने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव्स में, अगर किसी चीज का चेंज देखना है तुम्हें तो उसका हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं। तो जैसे dv क्या, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो ये क्या होगा, del v by del t into dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू टाइम elapsed। सोचो x y z के साथ नहीं वेरी होता, खाली टाइम के साथ ही वेरी होता, तो खाली ये एक्सेलरेशन का टर्म होता है, राइट। दैट इज del v by del t into dt। और फिर उसके बाद अगर मान लो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, तो x के साथ भी तो वेलोसिटी वेक्टर वेरी कर रहा होता है ना उसका, तो प्लस del v by del x into dx प्लस del v by del y into dy। तो ये मेरा टोटल मटेरियल एक्सेलरेशन, ये तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो ना। अब इस पूरे को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से dt टाइम से डिवाइड करोगे तो मेरा मटेरियल एक्सेलरेशन आएगा। तो मटेरियल एक्सेलरेशन क्या होगा, dv by dt विल बी del v by del t प्लस del v by del x into dx by dt प्लस del v by del y into dy by dt, ठीक है। तो ये मेरा मटेरियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से अगर थ्री डायमेंशनल फ्लो होता तो क्या करते हैं एक्सेलरेशन में, एक तो अनस्टेडी अगर फ्लो है तो उस ये अनस्टेडीनेस की वजह से है, और ये क्या एक्स वाई जेड में पार्टिकल आगे एडवांस कर रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन के टर्म्स क्या आएगा, एक्सेलरेशन del v by del t प्लस del v by del x into dx by dt प्लस del v by del y into dy by dt प्लस del v by del z into dz by dt। ये मेरा बनेगा मटेरियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जिस बुक से मैंने फॉलो किया वो uv और w से रिप्रेजेंट करता है, vx vy vz को uv और w से रिप्रेजेंट करता है। तो dx by dt को u लिख दिया, dy by dt को v लिख दिया, और dz by dt को w लिख दिया, ठीक है। x y z कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स हैं u v w, ठीक है। नाउ रिकॉल दैट वी हैड डिफाइंड द डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर हम डिफाइन कर चुके हैं कहां पे, वर्क और एनर्जी में डिफाइन किया था। क्या था, I del by del x plus j del by del y plus k del by del z। तो हम चाहें तो ये पूरी कहानी को बहुत छोटे में हम डेल ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर है मेरा ui क्या प्लस vj क्या प्लस w के क्या। तो कॉम्पैक्टली इक्वेशन 1 जो है ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसको कॉम्पैक्टली लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, a is equal to del v by del t plus v dot del, ये ऑपरेटर बन गया v dot del होल ऑपरेटेड ऑन v वेक्टर। समझ में आ रही बात की नहीं, तो v डॉट del करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप u del by del x प्लस v del by del y प्लस w del by del z बनेगा, और उसको वेलोसिटी वेक्टर पे ऑपरेट करना। तो समझ गए, तो वही इक्वेशन कॉम्पैक्टली ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दिस इज योर मटेरियल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक रिमार्क लिखा है क्या, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो del v by del t मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म जीरो हो जाएगा स्टेडी फ्लो में, लेकिन फिर भी ये वाला टर्म रहेगा, इस वजह से पार्टिकल का एक्सेलरेशन स्टेडी फ्लो में भी रहेगा, ठीक है। However, still particles are accelerated due to the contribution from the second term. Don't get confused here. The velocity of at a given point in tube is not changing with time, but particles may go faster or slower as they reach some other point in tube.
ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना यार स्टेडी फ्लो है तो एक्सेलरेट कैसे हो गया पार्टिकल। उस क्रॉस सेक्शन पे दूसरा पार्टिकल लगेगा, वो उसी वेलोसिटी से चलेगा वहां पे, लेकिन ये पार्टिकल तो कहीं और किसी और क्रॉस सेक्शन पे जाके फास्टर या स्लोअर हो सकता है। तो समझ में आया मटेरियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बार देख लो इस सेक्शन को, उसके बाद फिर एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लेते हैं। इनफैक्ट मैंने सेम वेलोसिटी वेक्टर फील्ड ही रखा है जो पहले वेलोसिटी वेक्टर फील्ड से डील किया था, लेकिन अभी इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या लिखा? A steady two-dimensional velocity flow field is given as v is 0.5 plus 0.8x I cap plus 1.5 minus 0.8 y j cap. Calculate the material acceleration field. तो क्या करोगे material acceleration के लिए del v by del t, ठीक है, प्लस u del v by del x प्लस v del v by del y, यही करोगे। तो जिसमें से स्टेडी फ्लो है तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बाकी कैलकुलेट कर लो, जल्दी से कर लो कैलकुलेट। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन को del v by del t प्लस u del v by del x प्लस v del v by del y करना है। vx vy सब पता है, यानी ये तुम्हारा u हो गया, ये तुम्हारा v हो गया, स्मॉल v। तो बस वैल्यूज डाल दो और पार्शियल डेरिवेटिव लेना सभी को आता है, तो बस वो करोगे तो कैलकुलेट करके ये बनेगा, सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया, यानी एक्सेलरेशन फील्ड आ गया मेरे पास। एक्सेलरेशन फील्ड यूज करके तुम्हें पता है फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, मेरा ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और एक्सेलरेशन फील्ड मुझे पता है, यानी किसी भी वॉल्यूम के का एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्सेस लगा सकता हूँ, इज इट नॉट। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो प्रेशर फोर्स लग रहा है। प्रेशर फोर्स क्या होता है, फ्लूइड एलिमेंट के सराउंडिंग जो बाकी फ्लूइड एलिमेंट्स हैं वो उसको धक्का दे रहे होंगे, तो वो प्रेशर फील्ड है मेरा उसके अराउंड, ठीक है। नहीं, एक्चुअली तो शेयरिंग फील्ड भी हो सकता है, लेकिन वो विस्कस फ्लोज में शेयरिंग होती है, नॉन विस्कस फ्लोज में कोई शेयरिंग नहीं होती है। शेयरिंग मतलब किसी फ्लूइड एलिमेंट के सरफेस के पैरेलल टाइप का फोर्स नहीं लगता नॉन विस्कस लिक्विड में। तो क्या होगा, हम प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट हम चाहे तो निकाल सकते हैं अगर एक्सेलरेशन फील्ड पता है तो, ठीक है। क्या लिखा? अच्छा, और एक्सेलरेशन की भी हम चाहे तो, एक्सेलरेशन फील्ड की भी फील्ड लाइन हम चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं, राइट, उसी सेम तरीके से। क्या लिखा? वी वांट वी कैन आल्सो प्लॉट द एक्सेलरेशन फील्ड लाइंस दैट इज डेराइव द फैमिली ऑफ एक्सेलरेशन फील्ड लाइंस जस्ट एज वी फाउंड द वेलोसिटी फील्ड लाइंस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy by dx इक्वल टू ay by x लगा देंगे, तो उससे हम चाहे तो एक्सेलरेशन फील्ड लाइंस की फैमिली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन फील्ड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्सेस ऑन एनी फ्लूइड पार्टिकल ऑफ वॉल्यूम, उनका रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आ गया सभी को समझ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑयलर्स इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड। कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यानी नॉन विस्कस फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर ऑयलर की क्या इक्वेशन है वो आप हम लोग देखते हैं। क्या लिखा मैंने, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड। ये कोई छोटा सा, मान लो फ्लूइड फ्लो के अंदर छोटा सा मैंने ऐसे एलिमेंट इमेजिन किया, फ्लो के अंदर पानी के अंदर पानी का एलिमेंट क्यूब शेप का मैंने ऐसे इमेजिन किया, और ये बहुत छोटा है, dx dy dz शेप का क्यूबॉइड टाइप का मेरा एलिमेंट है, राइट, ठीक है। ओके, लेट अस एनालाइज इट्स डायनामिक्स इन द z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में देखो तो ग्रेविटी का कुछ तो, मान लो ग्रेविटी वेक्टर जो ओवरऑल वो मेरा क्या है, gx i क्या प्लस gy j क्या प्लस gz k क्या, ये मेरा gz होना चाहिए, गलती से dz लिख दिया, टिक कर देना उसको, gz है, ठीक है, ये मेरा ग्रेविटी वेक्टर है। ओके, नाउ कंसीडरिंग द फोर्सेस इन द z डायरेक्शन, हम क्या लिख सकते हैं, मान लो नीचे में जो z है, z पे प्रेशर मेरा pz और z प्लस dz पे मेरा प्रेशर है pz प्लस dpz, ठीक है। dpz क्या थोड़ा सा तो चेंज हुआ होगा ना, प्रेशर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर है, यहाँ पे pz है और यहाँ पे pz प्लस dpz है। तो अभी वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये pz प्लस dpz कितने एरिया पे लग रहा है, ये तुम्हारा डायमेंशन क्या है dy, ये कितना dx, तो pz माइनस ऑफ pz प्लस dpz इंटू dy dx, समझ गए, प्रेशर इंटू एरिया लिखा, ऊपर से नीचे जो एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस साइन, ये माइनस z में एक्ट कर रहा है, और नीचे से ऊपर कितना एक्ट कर रहा है, pz इंटू dy dz, dy dx होना चाहिए, pz दिस इज dy इंटू dx होना चाहिए, सही कर लो, ये इट शुड बी dy इंटू dx, है ना। pz तो dy dx के फेस के परपेंडिकुलर लग रहा है ना, ठीक है, समझ में आई बात। और नीचे में क्या लग रहा है, नीचे हमारा लग रहा है रो इंटू dx इंटू dy इंटू dz इंटू gz, ये नीचे मेरा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। इनफैक्ट इसके साथ भी एक माइनस साइन आना चाहिए, जस्ट वन सेकेंड, एक यहाँ पे भी माइनस साइन होना चाहिए ना, सोच के देखो, नहीं सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, gz अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती से मिटा दी मैंने, सॉरी। gz जरूर थोड़ी ना वर्टिकली डाउनवर्ड हो, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस तो किसी भी तरफ ले सकते हैं ना, तो जी को वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो सही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया इसके ऊपर, राइट, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इक्वल टू क्या होगा, मास टाइम्स एक्सीलरेशन इन द जेड डायरेक्शन। तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू dx इंटू dy इंटू dz मास, और एक्सीलरेशन जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा az,
तो समझ में आ रही है इक्वेशन? F इक्वल टू ma लगाया मैंने z डायरेक्शन में, बस यही है, राइट। आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो तुम देख सकते हो pz इंटू dy dx कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या एक्सपैंड करके? अब कैंसिल कर दो क्या टर्म, pz इंटू dy dx, pz इंटू dy dx कैंसिल कर दो, ठीक है। और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे? dx dy dz से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे बचेगा dpz by dz बचेगा, समझ में आया? dx dy dz से डिवाइड करोगे तो खाली एक dz डिवाइड में बचेगा, dx dy तो खत्म नहीं हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? रो टाइम्स gz बचेगा, राइट। इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो टाइम्स az आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा x डायरेक्शन की डायनेमिक्स की इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भले ही दिया dp by dz, एक्चुअली p जो है अपने आप में x y z का फंक्शन है, तो जहाँ पे मैं dp by dz लिख रहा हूँ एक्चुअली ये del p by del z है, पार्शियल डेरिवेटिव है z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रेशर अपने आप में x y z तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हमने खाली z डायरेक्शन में मूव किया विदाउट चेंजिंग x एंड y, तो ये एक्चुअली del p by del z है, ठीक है। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या है? माइनस del p by del z प्लस रो टाइम्स gz इक्वल टू रो टाइम्स az, ठीक है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो x और y में भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो माइनस del p by del z एंड माइनस के क्या प्लस, मतलब ये माइनस साइन कॉमन ही निकाल लिया, तो समझ में आ रहा होगा ना। इसी का जनरलाइज फॉर्म वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लिख रहा हूँ, तो आई कैप जे कैप के कैप करके लिखूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये तो ये वाला पार्ट आ गया, माइनस del p by del z के कैप आ गया, ठीक है। यहाँ से ये जो gz है यहाँ पे gz के कैप आ गया, और यहाँ पे रो टाइम्स az है तो रो टाइम्स az के कैप आ गया। इसी तरह से i और j में भी होगा, तो बाहर कॉमन माइनस निकाल के del px by del x i कैप प्लस del py by del y j कैप प्लस del pz by del z k कैप प्लस रो टाइम्स gx i कैप प्लस gy j कैप प्लस gz k कैप इज इक्वल टू रो टाइम्स ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। समझ में आया ना? उसी को तीनों डायमेंशन एक साथ करके लिख दी। और अब ये तो इसी दिन के लिए तो हमने ट्राइंगल ऑपरेटर डिफाइन किया था, ताकि इतनी गंदी इक्वेशन ना याद रखनी पड़े, कॉम्पैक्टली इसको याद रख सकें। तो देख सकते हो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये क्या है? माइनस डेल पी बन गया ना, ये वाला माइनस नैबला ऑफ पी बोलो या ग्रेडियंट बोला जाता है एक्चुअली, जब डायरेक्टली इसको ऑपरेट किया जाता है तो इसको ग्रेडियंट बोला जाता है स्केलर का। प्रेशर फील्ड तो एक स्केलर फील्ड है, उसके ऊपर ये वेक्टर ऑपरेटर लगा दिया, तो क्या आ गया? माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी माइनस ग्रेड पी प्लस रो टाइम्स जी वेक्टर इक्वल टू रो टाइम्स एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये मेरी ऑयलर इक्वेशन, राइट। बाय द वे मैंने एक इक्वेशन फ्लूइड स्टैटिक्स में डेराइव नहीं की थी, जो कि सेंजल में दी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मेरा काम चल जाएगा। तो अगर मान लो मेरा फ्लूइड स्टेशनरी है, लेटर से एक्सेलरेटेड फ्लूइड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन को जीरो रख दो, तो ये जो बाकी की क्वेश्चन बची है तो होल्ड करेगी ना फ्लूइड स्टैटिक्स में। बात समझाएगी? अगर मेरा फ्लूइड स्टेशनरी है, कंटेनर के फ्रेम में अगर स्टेशनरी है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन में राइट हैंड साइड को जीरो कर दो, तो सेंजल ने ये वाली इक्वेशन अलग से डेराइव की, तो जरूरत नहीं है इसकी, समझ गए? इसी में एक्सेलरेशन को जीरो डाल दो, तो ये मेरी स्टेशनरी फ्लूइड के लिए ट्रू इक्वेशन है। बस ये है कि यहाँ पे जी वेक्टर के अंदर तुम साथ में वो ले लेना, क्या कहते हैं, जो स्यूडो ग्रेविटी वो भी इंक्लूड कर लेना इसमें। समझ में आया सभी को? और नहीं तो एज इट इज रखना है तो ठीक है, कंटेनर के एक्सेलरेशन के अंदर इसको अकोमोडेट कर लो। मतलब समझ गए कि नहीं? अगर ग्राउंड फ्रेम से ही देखना है तो इसको कंटेनर का एक्सेलरेशन बोल दो, तो फिर भी इक्वेशन ट्रू है। क्लियर है? स्टैटिक्स में भी इसको हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, कंटेनर अगर होल का एक्सेलरेशन यहाँ पे ए लेके उसको यूज कर दो, उसमें होल्ड ट्रू, ठीक है। तो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग प्रेशर फील्ड फ्रॉम एक्सेलरेशन फील्ड। एक्सेलरेशन फील्ड पता है तो इससे प्रेशर फील्ड हम निकाल सकते हैं चाहें तो। Here we have not considered any shearing forces because non-viscous liquids are not capable of providing any shearing forces. नहीं तो हमें एलिमेंट पे shearing forces भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। It is clear? देख लो एक बार पढ़ के, कुछ डाउट है तो बोल दो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आइडिया मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्या है? हमारा एरिया वेक्टर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में क्या रिलेशन है। पहली बात तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, तो सब लोग अभी ध्यान से सुन लो, सब लोग इस ग्राफिक पे फोकस करो। ये मान लो कोई पाइप है, इस पाइप में v वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा? एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि dt टाइम में कितना कॉलम बाहर निकलेगा? v dt कॉलम बाहर निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v इंटू a dt, v मैग्नीट्यूड ऑफ v बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू a dt, इतना पानी dt टाइम में निकलेगा, राइट। इसका मतलब इस केस में मैं फ्लो रेट को क्या लिख सकता हूँ? सीधे एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ, राइट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब मान लो यही पाइप है, इसी पाइप को मैंने तिरछा करके काट दिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी पाइप को मैंने तिरछा काट दिया। तो जस्ट बिकॉज मैंने तिरछा काट दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ्लो रेट चेंज रहेगा। फ्लो रेट तो अभी भी सेम रहेगा, इज इट नॉट? उसके माउथ को मैं ऐसे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखूं या उसके माउथ को थोड़ा तिरछा काट दूं, पीछे से आ रहा है पानी तो जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से आ रहा है पानी,
जस्ट बिकॉज इसका मैंने माउथ तिरछा कर दिया, अभी भी वेलोसिटी वेक्टर अगर उतना है तो फ्लो रेट उतना का उतना ही है, लेकिन क्या अभी मेरा एरिया की जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन या फिर जो भी कट सेक्शन है, इस कट सेक्शन की नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो एरिया कुछ और हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकता, क्योंकि एरिया में तो ये परपेंडिकुलर वाला एरिया लिखने का। तो क्या कर सकता हूँ, अभी मान लो ये जो एरिया है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड ए डैश है। एरिया वेक्टर डिफाइन कैसे कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर ले रहा हूँ और डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, एरिया के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से एक्यूट एंगल बनाती हुई, ठीक है। तो यहाँ पे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो एक्यूट एंगल बना रहा है और एरिया के जो नॉर्मल, समझ गए। मुझे ये पता है दोनों केसेस में फ्लो रेट बराबर होने वाला, राइट। अब ए डैश और ए में रिलेशन क्या है सोच के देखना जरा, ये इसका अगर इधर से मैं लाइट डालूं और यहाँ पे मैं स्क्रीन रख दूं तो ए डैश का शैडो एरिया ए होएगा, इज इट नॉट, बोलो समझ में आ रही बात की नहीं। ये शैडो एरिया वाली बात भी शायद मैंने पहले की हुई है, कहीं पे तो की है किसी कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ये है कि अगर सामने से लाइट आ रही है, इसकी विड्थ डब्ल्यू और हाइट इसकी एच है, तो अगर ऐसे रखा तो शैडो एरिया डब्ल्यू इंटू एच ही होगा। ऐसे टिल्ट कर दिया तो विड्थ तो शैडो की वही रहेगी और वर्टिकल हाइट जो होगी वो कॉस थीटा के फैक्टर से चेंज हो जाएगी, समझ में आई बात के लिए। तो इस केस में क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ ए को लिख सकता हूँ, ए इज नथिंग बट ए डैश कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या, मैं फ्लो रेट को क्या लिख सकता हूँ, ए डैश इंटू कॉस थीटा इंटू वी लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे फ्लो रेट को, क्योंकि ए इंटू वी के बराबर या भी फ्लो रेट, और कॉस थीटा देखते ही मजा आने लगता है हम लोगों को, क्यों, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इधर नॉट। जैसे ही तुमने देखा ए डैश इंटू वी इंटू कॉस थीटा तो क्या मन करता है, इमीडिएटली मन करता है इसको ए डैश डॉट वी बनाते हैं, इज इट नॉट। यही होता है ना इंस्टेंट। तो इसका मतलब क्या, मैं फ्लो रेट को सीधे एरिया वेक्टर के वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के साथ किसी भी जगह का फ्लो रेट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार फॉर्मली पढ़ते हैं, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बोलिए। क्या लिखा मैंने, consider a pipe whose cross section area is a and velocity over its cross section is small v, then volumetric flow rate is simply q is equal to a times v। see the first figure यहाँ पे इसको, ठीक है। now if we were to cut the opening at an angle theta while maintaining the same velocity profile, अब इसको थीटा एंगल पे काट दिया, वेलोसिटी प्रोफाइल सेम रखा हमने, ठीक है। तो वी विल स्टिल हैव सेम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा। इससे अगर बाल्टी भर रहे तो कोई कम थोड़ी ना रेट से भरेगी, उसी रेट से बाल्टी भरेगी अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ऐसे सेम वेलोसिटी प्रोफाइल है तो, राइट, ठीक है। However, the area of pipe mouth will now be a dash is equal to a sec theta। अगर ये एरिया a है तो इसका ये वाला एरिया जो होगा a sec theta हो जाएगा। रिकॉल द शैडो एरिया कॉन्सेप्ट, ये कहीं तो मैंने बोला था शैडो एरिया किस जगह पे, कहीं तो मेरे को याद आ रहा है, कहीं तो मैंने बोला था ये, ठीक है, देख लेना किसी लेक्चर में मैंने पहले बताया था। Thus we can write volumetric flow rate as q is equal to a dash cos theta into v, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि a को क्या लिख सकते हो, a dash cos theta लिख सकते हो, ठीक है। Now if we were to define area as a vector with its direction normal to the area patch making an acute angle with velocity, we will be able to write flow rate as q is equal to simply a vector dot v vector, ठीक है। अब ये तो अगर एरिया वेक्टर इस तरह से है, अब मान लो छोटे छोटे पैचेस में मैंने डिवाइड कर रखा पूरे एरिया को, तो फिर इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को क्या लिख सकता हूँ, dA डॉट h क्या लिख पाऊंगा इसी तरह से, राइट। Now if we have a non-uniform velocity field, we can use the same idea to find the volumetric flow rate across every infinitesimal stream tube। मान लो वेलोसिटी कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, जैसे मैंने बताया था ना, ऐसा भी वेलोसिटी प्रोफाइल होता है कि सेंटर में ज्यादा और पाइप की वॉल के पास में कम। तो उस केस में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन को डीए 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 में डिवाइड कर लो और हर डीए का फ्लो रेट देख लो और उसको इंटीग्रेट कर दो उठा के पूरे क्रॉस सेक्शन पे, तो टोटल फ्लो रेट आ जाएगा, राइट, वही लिखा हुआ। So now if we have a non-uniform velocity field, we can use the same idea to find volumetric flow rate across every infinitesimal stream tube। हर infinitesimal stream tube का volumetric flow rate ऐड कर देंगे, तो फिर and integrated to get the net volumetric flow rate as q is equal to integral of, ये सर्कल लगा दिया, सर्कल का मतलब है पूरे के पूरे एरिया पे, ठीक है, v dot da पूरे के पूरे सर्कल, ठीक है। In case of non-uniform flow, average velocity over a cross section कैसे डिफाइन होगा, तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन को हम क्या कह देंगे, एवरेज वेलोसिटी, समझ गए। जैसे मैंने बोला था ना कुछ पाइप में इस तरह का फ्लो होता है ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे इधर वेलोसिटी कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो वही लिखा हुआ। दिस एवरेज कांट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंटम फ्लो रेट और काइनेटिक एनर्जी फ्लो रेट। ध्यान रखना ये केवल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए एनर्जी है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो सीधे तुमने वेरिंग वेलोसिटी को v एवरेज से लिख दिया तो वो सीधे हाफ v स्क्वायर वाला टर्म सेम नहीं आएगा एवरेज करके। तो मोमेंटम फ्लो रेट और काइनेटिक एनर्जी फ्लो रेट के लिए
वो सीधे वी एवरेज नहीं वर्क करेगा, वो वी एवरेज केवल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है। फॉर दैट वी विल हैव टू इंटीग्रेट द एलिमेंटल मोमेंटम और एलिमेंटरी एनर्जी फ्लो रेट। तो मतलब अगर मान लो, जैसे मान लो सर्कुलर पाइप है, तो यहाँ पे अगर ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल है तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एन्युलस इमेजिन कर सकते हो। फिर इसके थ्रू देखोगे कि कितना मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्रॉस हो रहा है, फिर उसको उठा के इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मोमेंटम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम मिलेगा। ठीक है, उसमें सीधे सीधे एवरेज वेलोसिटी नहीं लगा पाओगे, प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम के अंदर भी तुम्हें पता है मास फ्लो रेट का एक टर्म आएगा, और मास फ्लो रेट अपने आप में वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो मास फ्लो रेट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो वी स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। तो किसी वेरिएबल की एवरेज अगर मुझे पता है तो उसके स्क्वायर की एवरेज सीधे उसकी एवरेज का स्क्वायर नहीं होता है ना। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे पास 10 गिनतियां हैं, उनकी एवरेज निकाल लो, ठीक है, उसकी एवरेज का स्क्वायर कर दो, तो वो 10 गिनतियों के स्क्वायर के सम के बराबर थोड़ी ना आएगा, या उनके स्क्वायर की एवरेज के बराबर थोड़ी ना होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी में वी क्यूब आ जाएगा। क्यों? मास फ्लो रेट में वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी आएगी और फिर एक और वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वी क्यूब आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ये जो एवरेज निकाल रहे हो केवल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए हमारा काम करेगा एवरेज, नॉट फॉर काइनेटिक एनर्जी और एनीथिंग एल्स। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, एक बार इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ लो, डाउट है तो बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरा एरिया ही फ्लैट नहीं है, फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म एरिया फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर ही अपना इधर उधर जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो वो भी मैं बताता हूँ वो सिचुएशन कैसे मॉडल हो सकती है। तो मान लो ये पाइप है, इस पाइप के मुंह पे मैंने एक बोरी बांध दी, ठीक है, यानी कोई गनी बैग टाइप का बांध दिया और उससे फिल्टर होकर निकल रहा है पानी, समझ गए? तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ये जो गनी बैग है इसके ऊपर छोटा सा पैच इमेजिन कर सकता हूँ, इस पैच से कुछ तो पानी निकल रहा होगा। तो यहाँ पे इस गनी बैग का कुछ डीए एरिया होगा और कुछ वी वेलोसिटी वेक्टर कुछ होगा। तो इसका छोटा सा फ्लो रेट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू डीए डॉट वी वेक्टर, राइट? डीए डॉट लोकल वेलोसिटी वेक्टर। अब डीए डॉट वी सारे पैचेस के ऊपर ऐड करते चले जाओ, पूरा फ्लो रेट मिल जाएगा। समझ में आई बात के लिए? तो फिर उस केस में मुझे इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा? वी डॉट डीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह की कुछ चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कुछ कुछ इसी तरह का होता है, वहां पे वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बिहेव करता है। अभी वैसे डोंट वरी अबाउट इट, बट समझ गए? अगर मेरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती जाती है, जैसे कि गनी बैग वगैरह बांधा, तो फ्लो रेट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग वी डॉट डी। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, याद आ गया, हाँ, मैंने कहाँ पे बताया था शैडो एरिया? जब कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, पिचकू थ्योरम लगाई थी, कोन को डिस्क में कन्वर्ट किया था, तब मैंने डीएस कॉस थीटा बता दिया था ना, याद आया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ये क्लियर है ना सभी को ये? ठीक है, तो अगले आइडिया पे चलें फिर। ठीक है, तो जो अभी हमने सीखा इसी को अभी अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अभी हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल जैसे दे रखा है, वेलोसिटी है मेरा 3 इंटू 1-25 आर स्क्वायर, यानी पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है। पैराबोलिक मतलब आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है, इसलिए पैराबोलिक प्रोफाइल बोला जाता है इसको। तो ये मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल है और मेरे को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। क्या लिखा? द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर स्टेडी लैमिनर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू 0.4 मीटर डायमीटर पाइप इज v इक्वल टू 3 इंटू 3 into 1-25 r square meter per second, where r is in meters. Determine the volumetric flow through pipe and average velocity of the flow. तो ट्राई करो, अपने तरीके से ट्राई करो। उसके बाद एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा। इनफैक्ट वो स्मार्ट तरीका भी इंट्यूटिवली सोच सकते हो, बट खुद से एक बार सोच लो तो बहुत ही अच्छा है। याद है मैंने कुछ पैराबोलॉइड का वॉल्यूम के रिलेटेड कुछ बात की थी, एनवेलप की बात की थी, तो उस आइडिया को भी यूज कर सकते हैं। चलो खुद से ट्राई करो, स्ट्राइक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंटीग्रेट करके निकालो। ठीक है, चलो इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं अभी। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पहले तो अपने कन्वेंशनल तरीके से निकालते हैं। Here we consider the volumetric flow rate through an annulus of radius r and thickness dr. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे मैंने कोई एन्युलस ले लिया। अब इसके थ्रू कुछ कुछ तो वेलोसिटी है हर पूरे एन्युलस में, क्योंकि रेडियली सिमेट्री है तो हर एक के थ्रू वेलोसिटी तो सेम ही है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी इसका फ्लो रेट हो जाएगा, राइट? तो इसका एरिया होगा कितना? सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, राइट? 2 पाई आर डी आर इसका एरिया होगा, तो वही लिखा है। तो v डॉट डी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ r इंटू 2 पाई आर डी आर, ये स्मॉल अमाउंट का फ्लो रेट हो जाएगा। क्यू से डिनोट करते हैं हम फ्लो रेट को। अब उसको उठा के इंटीग्रेट कर दो। आर वेरिंग कहां से कहां तक है? तो डायमीटर 0.4 है, तो 0 से 0.2 तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, राइट? तो इंटीग्रेट तो अब तो सिंपल सी बात है, कैसे इंटीग्रेट करना है ये कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से समझना। जब मैं एरिया इंटू वेलोसिटी कर रहा हूं तो ऐसा इमेजिन करो, अगर मैं एरिया इंटू मान लो कोई पैराबोलॉइड बनाता जिसकी हाइट इसकी वेलोसिटी के बराबर होती, तो उस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम हो जाता कि नहीं? सोच के देखो, कभी भी कोई एरिया है, इसके ऊपर h हाइट तक तुमने इसको ऊपर स्ट्रेच कर दिया, तो एरिया इंटू हाइट ही तो उसका वॉल्यूम होता है। तो ये डीए को ऐसे ऊपर कुछ स्ट्रेच करके मान लो ऐसे
मैंने सिलेंडर एनुलर सिलेंडर बना दिया और इसकी हाइट जो वेलोसिटी के बराबर रख दूं, तो ये इंटू वी क्या है, बेसिकली उस सिलेंडर का वॉल्यूम ही है, इज इट नॉट? आप ऐसे कंसेंट्रिक खूब सारे एनुलर सिलेंडर्स को ऐड करते जाओगे तो पैराबोलॉइड का वॉल्यूम बन जाएगा। अब पैराबोलॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, याद करो फ्लूइड स्टैटिक्स में बताया था मैंने कि पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसके कंटेनिंग सिलेंडर के वॉल्यूम का जस्ट हाफ होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पैराबोलॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में, हाफ पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द मैक्सिमम हाइट बेस से लेके, तो यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम हाइट क्या है, जो भी वेलोसिटी मेरा r इक्वल टू 0 पे वो मेरा पैराबोलॉइड का हाइट है, और ये पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर इनटू मैक्सिमम वेलोसिटी कर दोगे तो तुमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा। आई समझ में, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी पैराबोलॉइड। वेलोसिटी पैराबोलॉइड ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका बेस तो नॉर्मल एरिया जैसा ही है, लेकिन हाइट जो वेलोसिटी की डायमेंशंस में, तो इसलिए वेलोसिटी पैराबोलॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए वेलोसिटी पैराबोलॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो जाएगा। क्या लिखा, तो अवॉइड दिस इंटीग्रेशन क्यू कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम अंडर द वेलोसिटी पैराबोलॉइड ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड हाइट 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड क्यों, कि सेंटर पे देखो वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकंड दिख रही है, राइट। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो क्या हो गया, क्यू इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर एच, अब वैल्यूज डाल दो तो सीधे सीधे आ गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है, ठीक है। और ये फॉर्मूला लिखा है क्या, पैराबोलॉइड का वॉल्यूम हाफ पाई आर स्क्वायर की याद रखनी। बस ये ध्यान रखना, ये काइनेटिक एनर्जी फ्लो रेट या मोमेंटम फ्लो रेट के लिए यूज नहीं कर सकते, ये केवल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए एवरेज वेलोसिटी वर्क करेगा, ठीक है। तो आगे सभी को समझ में क्लियर है, एब्सोल्युटली, ठीक है। ऑल राइट, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अगली क्लास में हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे जो डायरेक्टली जेई के लिए और ज्यादा रिलेवेंट होगी। ये सब चीजें जो की हैं कुछ जेई के बॉर्डर लाइन कह लो या थोड़ा सा बियॉन्ड भी कह लो, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो जेई की चीजें तो और ज्यादा आराम से समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडीइंग अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, और जो कन्वेंशनल जेई टाइप के क्वेश्चन है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।